दुनिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे इंडिविजुअल का जो रोल है वो हमें डोमिनेंट नज़र आता है। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो बेनितो मुसोलिनी हो, या फिर उससे पीछे अगर आप चले जाते हो, इवन चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, तो हिस्टोरिकली होता क्या था? होता ये था कि जो इंडिविजुअल्स होते थे वो फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते थे, और वहीं इंडिविजुअल्स बेसिकली चाहे रियासत की इंटरनल डिसीजन मेकिंग हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजंस हो, उन इंडिविजुअल का जो रोल था वो डोमिनेंट होता था। लेकिन इवेंचुअली हम देखते हैं कि जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के फेज से गुजरती है, दो डेवस्टेटिव किस्म की वॉर्स हमारे सामने आती हैं, तो दुनिया ये सोचती है कि अब हमें जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक इंडिविजुअल जो है वो लीड करता था, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी कुछ इंडिविजुअल्स की, हिटलर हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, सो वो इरा किस तरह का था? वो इरा इस तरह का था जहाँ पर आपको आर्म्स रेस नज़र आ रही थी, इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे थे। ये जितने भी लीडर थे, हिटलर था तो वो आर्यन रेस को प्रायोरिटाइज करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारी चीज़ें एंड हो जाती हैं, और उसके बाद दुनिया के पास एक ऐसा ऑर्डर आता है जहाँ पर दुनिया आर्म्स रेस के ऊपर फोकस नहीं करती। दुनिया जो है एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की तरफ जाती है, यानी कि नेशनलिज्म को भी प्रमोट नहीं करती। नेशनलिज्म होती क्या है कि आप ये कंसिडर करते हो कि यू आर द वन हु इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन। सो इस तरह की चीज़ें प्रिवेल करती हैं जब आप नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज की तरफ मूव करते हो। सो पहले के जो लीडर थे वो यही कहा करते थे, जैसे जर्मन रेस थी तो वो कहा करती थी कि जो जर्मन सिविलाइजेशन है वो सबसे बेहतर सिविलाइजेशन है। इसी तरीके से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी वो भी यही कहती थी कि हमारे ऊपर वाइट मैन बर्डन है, हम लोग बोर्जियाज हैं, हम लोग लिटरेट हैं, और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इलिटरेट हैं, और हमारे ऊपर जो वाइट मैन बर्डन है उसके तहत हमने अपनी आइडियोलॉजी, अपना मजहब, अपनी वैल्यूज़ जो है दुनिया तक फैलानी है। सो इस तरह की दुनिया हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर का इरा ख़त्म होता है उसके बाद से एक नया ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में ये कंसिडर किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स को वैल्यू किया जाएगा, जबकि उससे पहले ह्यूमन राइट्स को वैल्यू नहीं किया जाता था। उससे पहले ह्यूमंस की जो है ट्रेड भी आपको नज़र आती थी, जहाँ पे ह्यूमंस को एज अ स्लेव यूज़ किया जाता था, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, बाकी कंट्रीज़ हों वहाँ पर। सो एक रूल बेस्ड ऑर्डर जो है चेंज किया जाता है, जहाँ कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जहाँ कहा जाता है कि रेफ्यूजीज जो हैं, जो एक रियासत से बंदा अगर भागकर किसी दूसरी रियासत जा रहा है अपनी जान को बचाने के लिए तो उसको पनाह दी जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। सो इस तरह का रूल बेस्ड ऑर्डर बना दिया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और इस रूल बेस्ड ऑर्डर को कंटिन्यू रखने के लिए क्या किया जाता है? कुछ इदारे बनाए जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि IMF बनाया जाता है, ताकि जो इकोनॉमिक रूल्स यानी कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर सेट किया गया उसको प्रायोरिटाइज किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सिमिलरली आप दूसरी तरफ देखते हो जो पॉलिटिकल रूल्स हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ इदारे कायम किए गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है वो भी कायम किया गया। सो इस तरीके से पॉलिटिकल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर जो है वो सेट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो ऑर्डर आजकल की दुनिया में बेसिकली ब्रेक डाउन का शिकार है। जब से लीडर्स आए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है या फिर नरेंद्र मोदी है, इसी के साथ साथ तैयब एर्दोगान है, पुतिन है, जब से इस तरह के लीडर्स आए हैं हमने देखा कि एक इरा था सिंस 1990 से लेके ऑनवर्ड्स, अगर आप देखते हो टू बी प्रिसाइज 2010 तक, वहाँ तक आपको नज़र आता है कि जो डेमोक्रेसी की इनलार्जमेंट है वो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि रियासतें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपना रही हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल रियासतें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं अपना रही। द रीज़न इज़ द फादर ऑफ द आइडिया जो है वही नहीं अपना रहा उन वैल्यूज़ को। और फादर ऑफ द आइडिया कौन था? यानी कि वेस्ट, यानी कि अमेरिका। जब अमेरिका खुद ही उन वैल्यूज़ को नहीं ऑप्ट कर रहा, जब अमेरिका खुद ही ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जब अमेरिका खुद ही उन इकोनॉमिक रूल्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा जो उसने सेट किए थे
तो क्यों कर ये पॉसिबल है कि बाकी रियासतें इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगी। सो होता क्या है कि यूएस की अगर बात करें तो इकोनॉमिक रूल्स जो यूएस ने सेट किए थे, ट्रंप ने उन सारे रूल्स को जो है वो आपको एक ब्रेक डाउन का शिकार नज़र आ रहे हैं। और जब से ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो है शुरू की गई है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इस टैरिफ वॉर में, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 245% की जो लेवीज़ हैं, जो टैरिफ्स हैं, वो अमेरिका की तरफ से चाइनीज़ गुड्स के ऊपर लगा दी गई हैं। उससे पहले 10% लगाई गई, फिर 45% लगाई गई, लेकिन जैसे ही चाइना ने रिटेलिएट किया सो उसके बाद से 245% तक लगा दी गई। और ये भी कहा गया अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चाइना जो है वो यूएसए के साथ एक डील स्ट्राइक करे जिसके तहत जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको रीथिंक किया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चाइना दूसरी तरफ जो है वो यूएस को ब्लेम कर रहा है कि अगर आप किसी तरह की कोई ट्रेड निगोशिएशंस हमारे साथ चाहते हैं तो वो तब ही पॉसिबल है जब आप टैरिफ्स हमारे ऊपर से लिफ्ट कर लोगे। उसके अलावा अगर आप इस तरीके से हमारे साथ निगोशिएशन करना चाह रहे हैं तो वो फिर निगोशिएशन जो है आपके साथ नहीं हो पाएगी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं क्योंकि बात कर रहा था उन लीडर्स की जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ जो हमने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सेट की, यानी कि ह्यूमन राइट्स, यानी कि रेफ्यूजी को पनाह देना, यानी कि इकोनॉमिक रूल्स को प्रायोरिटाइज करना, यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाना, यानी कि ट्रेड रिलेशंस को प्रमोट करना, अब वो वैल्यूज़ बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो रही हैं। वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डिटीरियोरेट हो रहा है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है डिटीरियोरेट हो रही है, वो लिबर्टीज़ की वैल्यूज़ जो हैं उस तरीके से वैल्यू नहीं की जाती जैसे आज से पहले की जाती थी। और ये क्रेडिट जाता है कुछ लीडर्स को। वो लीडर्स कौन कौन से हैं? 2010 की मैं बात करूं तो वो पहला साल था जब हमारे पास एक पहला लीडर आता है जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को आके हर्ट करता है, और उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन। यस, ही वाज रशियन प्रेसिडेंट। और जैसे ही वो पावर में आता है तब से वो रशियन सिविलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करता है। वो ये क्लेम करता है कि मैं रशिया की जो ओल्ड ग्लोरी थी उसको रिवाइव करना चाहता हूँ। यही रीज़न थी कि चाहे वो 2008 हो, चाहे वो 2014 हो या इवन 2022 हो, इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपको नज़र आई। क्योंकि आपको याद होगा कि 2008 में व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट ने अटैक किया जॉर्जिया के ऊपर। इसके अलावा 2014 में व्लादिमीर पुतिन रशिया ने अटैक किया क्रीमिया के ऊपर। इसी के साथ साथ 2022 में एक फुल फ्लेज्ड इन्वेजन एंड फुल फ्लेज्ड एफर्ट की जाती है टू कॉलोनाइज यूक्रेन। सो यहाँ से एक पहला लीडर हमारे पास आता है जो उन डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को चैलेंज कर देता है जो कि सेट की गई थी वेस्ट की तरफ से। यहाँ पर बात एंड नहीं होती। इसके ठीक 2 साल बाद एक और लीडर आता है और उस लीडर का नाम था शी जिनपिंग, और वो चाइना में सिलेक्ट होते हैं। जैसे ही शी जिनपिंग पावर में आते हैं वहाँ पर वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन को प्रमोट करना शुरू करते हैं। वो चाइना की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उससे बेहतर ऑर्डर, उससे बेहतर इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं चाइना की है। चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कंपैरिजन टू दी अमेरिका। सो वहाँ पर एक और नेशनलिस्टिक किस्म का लीडर दुनिया के पास आता है। वो नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ जो मैंने बताया बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन 2 वॉर्स के बाद, 2 जंगे अजीम के बाद, जो कि बहुत बड़ी जंगें थी, उनके बाद हम देखते हैं इस तरह के लीडर्स नहीं आते। नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज जो हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं ग्लोबलिज्म की टेंडेंसीज के साथ, यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की टेंडेंसीज के साथ। लेकिन आजकल वही नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज, वही मसला कि मेरी नेशन जो है वो सुपीरियर है, वही मसाइल आज वापस आ गए हैं। सो दूसरे लीडर की हम बात कर रहे थे शी जिनपिंग की। सो वो वहाँ पर कहते हैं कि जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है वो सबसे बेहतर है। इसी के साथ साथ जब हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास एक नया लीडर आता है, तैयब अर्दगान। जब वो पावर में आते हैं तो तैयब अर्दगान ने भी क्या किया, टर्की को, जो कि एक डेमोक्रेटिक रियासत थी, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने ऑटोक्रेटिक वन मैन शो में। अगर इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आप लोग देखना चाहते हैं
तो चाहे जो इलेक्शंस का पीरियड था टर्की का, जो रिसेंट इलेक्शंस का पीरियड था, उसको जाकर पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने ही जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे वो जेल से बाहर थे और कितने ही पॉलिटिकल लीडर्स थे जो जेल के अंदर थे। सो एक तीसरा लीडर जिसने आके डेमोक्रेसी को हर्ट किया। इसी के साथ साथ एक और लीडर भी है जो कि 2014 में इलेक्ट होता है और उसका नाम था नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, नेशनलिस्टिक एजेंडा को प्रमोट करता है, हिंदुत्व को प्रमोट करता है और इंडिया जो कि एक सेक्युलर स्टेट थी उसको नेशनलिस्टिक हेल बना देता है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे जो स्टेप्स हैं वो भी लेता है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लीडर, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात है कि ये जितने भी लीडर्स के मैंने आपको नाम बताए ये इलेक्ट तो हुए इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, क्योंकि ये सारे लीडर्स बेसिकली इलेक्शंस के प्रोसेस के तहत पावर में आए, लेकिन उसके बाद भी जो डेमोक्रेसी इनको पावर में लाई उसी डेमोक्रेसी को जो है ये प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रेडी नहीं है, बल्कि उसको हॉल्ट करने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लीडर जो है तैयार हैं। और जो मैंने बात बताई कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बेसिकली जब सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड आप डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बात करते हो तो वहाँ पे जमहूरियत जो है चीज़ों को डिवाइड करती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, वहाँ पर आपको एक डिवीजन नज़र आती है। और ये तीनों इदारे एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ डिपेंडेंट हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर इनका चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म भी है। जैसे कि युवल नोआ हरारे जो है अपनी किताब नेक्सस में लिखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो मेजॉरिटी का रूल है, उसका मतलब यही है कि वो चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म जो है उसको इंश्योर करती है। इस वजह से उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये तो नहीं ना होगी अगर एक मेजॉरिटी मिलके ये कह दे कि एक इनोसेंट जो बंदा है इसको मार दिया जाए तो क्या उसको मार देना चाहिए? नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो चेक करेंगे कि ये जो मेजॉरिटी डिसीजन ले रही है क्या ये डिसीजन ठीक है भी सही या नहीं। जबकि इंडिविजुअल अगर लीड करेगा, जैसे ट्रंप है, मोदी है, तो वो फिर इन सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस जो है उनको डीरेल करेगा। तो लीडर्स का जो सिलसिला था मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से हमने पुतिन को देखा, फिर उसके बाद जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और फिर तैयब एर्दोगान, लेकिन जो फाइनल ब्लो टू डेमोक्रेसी था वो आकर दिया उसी लीडर ने जो बेसिकली जिनके फोर फादर्स ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था, और वो लीडर था डोनाल्ड जे ट्रंप। 2016 में जब वो पावर में आते हैं तो वो यूनिलैटरलिज्म के साथ चलते हैं, आइसोलेशनिज्म के साथ चलते हैं, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच यानी कि नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स हैं वो पीक के ऊपर होते हैं, पॉपुलिस्टिक किस्म के वो लीडर हैं। सो ये सारी चीज़ों का जो ब्लेंड था दैट वाज द फाइनल ब्लो टू द डेमोक्रेसी। यही रीज़न है कि जो स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट है वीडम इंस्टीट्यूट की, उसके मुताबिक इट इज़ दी 19th कंसेक्यूटिव ईयर इन विच वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड द डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और जो फ्रीडम है वो दिन ब दिन जो है कर्टेल होती चली जा रही है, और जो वैल्यूज़ हैं, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो दिन ब दिन जो है डिटीरियोरेट होता चला जा रहा है। सो इस तरीके से जब ट्रंप पावर में उस टाइम आते हैं, उस टाइम भी एक ट्रेड वॉर जो है इनिशिएट की जाती है चाइना के साथ, लेकिन वो इतनी रेडिकल किस्म की ट्रेड वॉर नहीं थी। यही वजह थी कि जब वो दूसरी बार आ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि शायद दोबारा से इस तरह की ट्रेड वॉर नज़र आए, बट इतना बड़ा रेडिकल शिफ्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अब जब वो पावर में आ चुके हैं तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली ट्रंप जो है उन्होंने भी इसी क्लब को ज्वाइन कर लिया, और ये क्लब, इस क्लब को बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि ये वर्ल्ड ऑर्डर की डिक्लाइन की तरफ लेकर जाएगा अमेरिका को। वो जो एक राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन का जो फिनोमेना होता है उसमें अगर आप गौर करें तो वहाँ पर जब एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है ना, एक तो रियासत के अंदर भी ट्रांजिशन फेज़ होता है ना कि एक इलेक्शन हुआ और फिर एक गवर्नमेंट जो है वो चेंज होकर दूसरी गवर्नमेंट जो है आ जाती है, यानी कि एक पार्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है गवर्नमेंट को दूसरी पार्टी को। इसी तरह की ट्रांजिशन आपको वर्ल्ड ऑर्डर में भी नज़र आती है। लेकिन विद इन दी स्टेट तो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन आउटसाइड दी स्टेट दुनिया में इलेक्शन नहीं होते, दुनिया में वॉर्स होती हैं, और ये वॉर्स बेसिकली आपको ट्रांजिशन की तरफ लेकर जाती हैं।
विद इन द स्टेट आप चाहते हो कि नया लीडर आए, तो वो तब ही नया लीडर आ सकता है जब इलेक्शन होंगे, वो पावर ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन आउटसाइड द स्टेट नया लीडर तभी आएगा, नया सुपर पावर, नया चौधरी तभी आएगा जब पहले वाले चौधरी का डिक्लाइन होगा। और डिक्लाइन कैसे होगा? वो होगा वॉर के थ्रू, वो होगा एक क्राइसिस के थ्रू। और उसी तरह का क्राइसिस आपको दिखाई दे रहा है। रे डालियो की एक किताब है चेंजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें भी वो लिखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये जो अमेरिका है उसका डिक्लाइन हो रहा है। ये जो फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक रिसेशन है, ये जो ट्रेड वॉर्स हैं, ये बेसिकली इसी बात का इंडिकेटर है कि दुनिया जो है वो अमेरिकन वैल्यूज से निकल रही है। जो अमेरिकन कल्चर है, अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, जबकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनका राइज हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो चाइनीज़ लीडर हैं, जो रिसेंटली मैंने बताया कि 245% जो टैरिफ्स आपने लगाए हैं चाइना के ऊपर रिसेंटली, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो चाइनीज़ लीडर हैं वो ईस्ट एशिया में मौजूद हैं। वहाँ पर ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। जो डिफरेंट लीडर्स हैं, मलेशिया के जो लीडर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने जो स्पीच की वो बड़ी ही अहम है। उन्होंने क्या स्पीच की? उन्होंने कहा कि ये जो यूनिलैटरल एक्शन लिया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, इस यूनिलैटरल एक्शन को हमें कंडेम करना होगा, और इक्वली यूनिटी के साथ हमें इस तरह की जो वैल्यूज़ अमेरिका प्रमोट कर रहा है उसको काउंटर करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो टैरिफ्स यानी कि दोबारा से आपको उठाने पड़ेंगे, तभी चाइना आपके साथ किसी तरह की कोई निगोशिएशन करने के लिए तैयार है। सो ब्रॉडर टर्म में ये जो ट्रेड वॉर का टॉपिक था वो मैंने बिल्कुल इसको ट्रेड वॉर की सेंस में नहीं देखा, बल्कि मैंने इसको इम्प्लीकेशंस की सेंस में देखा। और इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बड़ी ही वाज़ेह हैं। वो ये है कि अमेरिका का जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो कम हो रही है, अमेरिका का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर वो कम हो रहा है, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। क्योंकि अमेरिका चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जो है फंडिंग दिया करता था, वो फंडिंग अब आपने बंद कर दिया है। तो जाहिर है चाइना को आपने स्पेस प्रोवाइड किया है कि चाइना वो गैप जो है फिल करेगा और उनके साथ उनको इस तरह की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो एक जो इम्प्लीकेशन वो यही है कि राइज ऑफ चाइना का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, जबकि आपका जो डिक्लाइन है शायद वो एग्जॉस्पेट होता हुआ आपको नजर आए। सो ये ब्रॉडर काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस हैं। और जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं, नेशनलिज्म है, वो भी बढ़ेगी। आपको दिखाई दे रहा है कि चाहे इंडिया है तो उसके टाइज कोई इतने अच्छे नहीं हैं नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमें एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस हैं वो बेसिकली क्लैश में, कॉन्फ्लिक्ट में जा रही हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो ये एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में सैमुअल पी हंटिंगटन ने, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि 1992 के बाद। और फिर बाद में जाके इन्होंने इसी आर्टिकल के ऊपर एक किताब भी लिखी। इसका थीम क्या था? इसका थीम ये था कि फ्यूचर में शायद हमें जो डिफरेंट सिविलाइजेशन है अब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नजर आए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, फिर इडियोलॉजिकल डिस्प्यूट हमने देखा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, जहाँ पे एक तरफ कम्युनिज्म था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म था। जबकि वो कहते हैं कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत अब क्या होगा कि अब आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिखाई देगा, जहाँ पर एक तरफ चाइनीज सिविलाइजेशन होगी, दूसरी तरफ जो है आपके पास वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी, इसी तरीके से एक तरफ इस्लामिक सिविलाइजेशन होगी, हिंदू सिविलाइजेशन होगी, और यहाँ तक कि उन्होंने 8 सिविलाइजेशंस बताई। और उन्होंने बताया कि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा वो चाइनीज सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन में होगा। सो उसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रहा है। चाहे इंडिया को अगर आप देखो तो हिंदू सिविलाइजेशन, इसी तरीके से आप चाइना को देखो तो चाइनीज सिविलाइजेशन, रशिया जो है अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट करता है। सो सिविलाइजेशंस का जो क्लैश है वो हमें नज़र आ रहा है इस दुनिया में, एंड वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट। और बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि जब इस तरीके से रियासतें कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगी तो दोबारा से वो आर्म्स रेस को बढ़ाएंगी, और दोबारा से जब आर्म्स रेस बढ़ेगी तो शायद हमें एक बिगेस्ट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिगेस्ट काइंड ऑफ वॉर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की रिपरकशंस दुनिया को देखने को मिल सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।